हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 8 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को वहां से अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि जो G7 ग्रुप है, इनमें से कौन सा देश है जो कि इसका मेंबर नहीं है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने सही आंसर भी दिया है और बहुत सारे लोगों ने उसका रीजन भी बताया था। आंसर सही है, रशिया। साल 2014 तक G7 जो हुआ करता था ये G8 कहलाता था, और उस टाइम पर इसके 8 मेंबर कंट्रीज हुआ करते थे, जिनमें से एक रशिया भी था। लेकिन 2014 से रशिया इसका मेंबर नहीं है, तब से ये G7 ग्रुप कहलाता है। G7 ग्रुप की स्थापना 1975 में करी गई थी, और इस टाइम पर जो 7 मेंबर कंट्रीज हैं, उनमें से फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली, इसके अलावा अमेरिका है, ब्रिटेन है और साथ में जापान है। तो ये टोटल 7 देश मिलकर G7 कंट्रीज का समूह बनाते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है आज का कि ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अनाउंस किया गया है कि ये 3 ऑल फीमेल प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी बटालियन बनाएंगी अपने राज्य के अंदर। मतलब कहने का ये कि ये कौन सी राज्य सरकार है जो कि अपनी पुलिस के अंदर 3 महिलाओं की बटालियंस स्थापित करेगी। तो ये है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार। अब देखिए, जो 3 बटालियन स्थापित करी जाएंगी, उन तीनों बटालियंस का नाम इंडियन फीमेल फ्रीडम फाइटर्स के नाम पर रखा जाएगा। एक बटालियन का नाम होगा इसमें रानी अवंतीबाई लोधी। यहां पर मैं लिखता जा रहा हूं, रानी अवंतीबाई लोधी। ये पहली रेजिमेंट का नाम होगा। इसके बाद जो दूसरी रेजिमेंट होगी, इसका नाम होगा झालकरी बाई बटालियन। झालकरी बाई बटालियन। और जो तीसरी बटालियन होगी, इसका नाम होगा उदय देवी। उदय देवी बटालियन। तो ये टोटल 3 बटालियन है। इन तीनों बटालियंस को गोरखपुर में, लखनऊ में और बदायूं में फिक्स किया जाएगा। ऐसा करने वाली पूरे भारत के अंदर ये पहली राज्य सरकार होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी पुलिस के अंदर अपॉइंटमेंट हैं, उनमें से 20% सीटें महिलाओं के लिए हैं। मतलब अगर 100 सीटें हैं, तो 100 में से 20 महिलाओं के लिए सीटें हैं यूपी पुलिस के अंदर। आंध्र प्रदेश में वाईएस जगन रेड्डी की सरकार है। राजस्थान में अशोक गहलोत है इस टाइम पे। और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, 2022 के लिए विमेन्स कैटेगरी में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की तरफ से राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर कौन से खिलाड़ी को डिक्लेयर किया गया है। तो एफआईएच राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2022 विमेन्स कैटेगरी में रही हैं मुमताज खान। मुमताज खान केवल 17 साल की खिलाड़ी है, और ये बिलोंग करती हैं उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ से। इन्होंने 2021 से 22 के सत्र में एफआईएच जूनियर विमेन्स वर्ल्ड कप में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दी है, जिसकी वजह से इनको टाइटल ये दिया गया है राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का। और इसी में अगर आपसे बात करी जाए मेंस कैटेगरी में किसने टॉप किया है, तो इस बार मेंस कैटेगरी में राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर रहे हैं टिमोथी क्लेमेंट। ये कौन से देश के खिलाड़ी हैं, तो ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं। तो दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है, मेंस कैटेगरी में और वुमेन्स कैटेगरी में। वुमेन्स कैटेगरी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वुमेन्स कैटेगरी में भारतीय खिलाड़ी हैं मुमताज खान। और एफआईएच की स्थापना जो है ये स्विट्जरलैंड के अंदर लाउसेन में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर लाउसेन है, और इसके प्रेसिडेंट हैं इस टाइम पे भारतीय मूल के नरेंद्र ध्रुव बत्रा। नरेंद्र ध्रुव बत्रा। आपके लिए इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ महीनों पहले ही इनका अपॉइंटमेंट हुआ था एफआईएच में प्रेसिडेंट के रूप में। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जो कि चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। तो ये है भारत। भारत ने यहाँ पर चाइना को पछाड़ दिया है और सबसे बड़ा चीनी बनाने वाला देश बन गया है। मतलब सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पिछले सत्र में भारत में चीनी का उत्पादन किया गया है, और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इस टाइम पे भारत चीनी का। अगर बात करी जाए अक्टूबर 2021 से लेकर सितंबर 2022 तक के सत्र के बीच में, तो चीनी का जो ईयर है वो यही होता है। शुगर में इसी को ईयर कंसीडर करते हैं। जैसे फाइनेंशियल ईयर आपका अप्रैल से लेकर मार्च तक का होता है, वैसे ही चीनी का ये जो फसल होती है, जो शुगर केन से बनाई जाती है, उस आधार पर अक्टूबर 2021 से सितंबर 2022 तक में जो भारत में उत्पादन किया गया है, ये 394 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन किया गया है चीनी के लिए। अगर बात करी जाए तो जो शुगर केन था, 5,000
लाख मीट्रिक टन शुगर केन में से 3,574 लाख मीट्रिक टन शुगर बनाने के लिए भेजा गया, और इस 3500 करीब करीब आप बोल सकते हो 3574 लाख मीट्रिक टन शुगर केन से, गन्ने से 394 लाख मीट्रिक टन चीनी बनाई गई है। तो ये जो है, ये गन्ना इस तरीके से शुगर मिलों में भेज दिया जाता है और वहां पे प्रोसेस के दौरान फिर ये शुगर बन के तैयार होती है। अगला क्वेश्चन है, गूगल ने फैसला लिया है कि एक पहला क्लाउड रीजन कौन से देश में स्थापित करेंगे। तो अल्फाबेट इसकी पेरेंट कंपनी है गूगल की। तो गूगल अपना पहला क्लाउड रीजन स्थापित करने जा रहा है ग्रीस में। ग्रीस की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है एथेंस। और क्लाउड रीजन का आप मतलब समझ रहे हैं, आप लोगों ने सुना होगा गूगल क्लाउड के बारे में। गूगल के द्वारा गूगल क्लाउड की स्थापना साल 2008 में करी गई थी और गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। तो क्लाउड ये एक ऐसी डेटाबेस टेक्नोलॉजी है जिसमें आप मिरर इमेज के थ्रू डेटाबेस को यूज कर सकते हो। इसकी खास बात यह है कि आपको डेटा अपनी ड्राइव में यूज करने की जरूरत नहीं है। गूगल आपका सारा डेटा अपने सर्वर में होल्ड रखता है और आप एक क्लिक पर वो सारा डेटा यूज भी कर सकते हो। आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर एक की डिवाइस में मेमोरी को लेकर है। चाहे आप किसी भी एप्पल के फोन की बात कर लो, हर एक एप्पल फोन में आप देखोगे कि सबसे ज्यादा कॉस्ट बढ़ती है मेमोरी से। अगर आप 200 कुछ जीबी का ले रहे हो और उससे अगर आपको मान लीजिए कि आप 216 जीबी का ले रहे हो, अगर आपको 256 जीबी का चाहिए, तो इसके लिए सीधे सीधे 15 से 20 हजार रुपए रेट आपके बढ़ जाएंगे। तो डिवाइसेस में आमतौर पर जो मेमोरी है ये सबसे ज्यादा महंगी है। पहले हमें ये लगता था कि प्रोसेसर महंगा होता है सबसे ज्यादा, कंप्यूटर में तो यही पढ़ाया जाता है, लेकिन आज की डेट में मेमोरी सबसे ज्यादा महंगी है। तो उसे देखते हुए ग्रीस के अंदर गूगल अपना पहला क्लाउड रीजन स्थापित करेगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक प्रॉपर इंडस्ट्री का सेटअप किया जाएगा वहां पे। और गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं। और ये गूगल ने यहाँ पर ये वेरीफाई किया है कि इस पूरे क्लाउड रीजन को बनाने के लिए 2.13 बिलियन डॉलर लगेंगे। कितने? 2.13 बिलियन डॉलर। और इससे साल 2030 तक गूगल के द्वारा 2000 नौकरियां भी दी जाएंगी, 2000 जॉब्स जनरेट होंगी। जो आपको पिक्चर में व्यक्ति दिख रहे हैं, इनका नाम है कैप्टन इब्राहिम त्रौर। क्या नाम है? कैप्टन इब्राहिम त्रौर। अभी ये कौन से देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इब्राहिम त्रौर नए राष्ट्रपति बने हैं बर्किना फासो के। बर्किना फासो एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है और इसकी कैपिटल है ओगादोगा। क्या बोलते हैं इसको? ओगादोगा। और यहाँ पर करेंसी जो चलती है ये फ्रैंक चलती है। तो इनको देखकर ही आपको समझ आ गया होगा, बर्किना फासो में मिलिट्री रूल चल रहा है और इनके कैप्टन इब्राहिम त्रौर ने खुद को राष्ट्रपति डिक्लेयर किया है अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आयुध निर्माणी जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इसके नए डायरेक्टर जनरल के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो पहले एम के गर्ग हुआ करते थे डायरेक्टर जनरल, अब ये रिटायर हो गए हैं और इनकी जगह ले ली है संजीव किशोर जी ने। किसने? संजीव किशोर जी सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, अब ये कमान संभालेंगे इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की। भारतीय आयुध निर्माणी की स्थापना 1712 में करी गई थी जब ब्रिटिश शासन हुआ करता था। ये एक ऐसी यूनिट है जिसको डिफेंस बिहाइंड डिफेंस के नाम से जाना जाता है, या फिर अ फोर्स विच इज स्टैंडिंग बिहाइंड इंडियन आर्मी के नाम से इसे जाना जाता है। ऐसा इस वजह से क्योंकि ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत में जो हमारी यूनिट्स हैं, चाहे आर्मी हो गई, एयरफोर्स हो गई या फिर नेवी हो गई, उनके लिए इक्विपमेंट्स बनाने का काम करते हैं। हालांकि अब ये ऑर्गेनाइजेशन मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट से जुड़ गई, लेकिन मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जब नहीं भी था उससे पहले से भी सैकड़ों वर्षों से ये ऑर्गेनाइजेशन कार्य कर रही थी डिफेंस के लिए। और पूरे भारत में अगर बात करी जाए कि कौन सा शहर है जहां पर सबसे ज्यादा ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, तो ये है कानपुर। कानपुर में 5 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं। एक तो आपकी स्मॉल आर्म फैक्ट्री हो गई जिसमें छोटे इक्विपमेंट्स बनते हैं। दूसरी हो गई फील्ड गन फैक्ट्री जहां पर तोप की बैरल वगैरह बनती है। तीसरी हो गई पैराशूट फैक्ट्री। चौथी हो गई कंटेनमेंट बोर्ड। और पांचवी हो गई आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑफ कानपुर जहां पर सारा डॉक्यूमेंट्री वर्क किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, FIH विमेन्स गोलकीपर ऑफ द ईयर किसको डिक्लेयर किया गया है? अभी तक बात हो रही थी स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर FIH की तरफ से कौन डिक्लेयर किए गए, अब बात हो रही है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की तरफ से विमेन्स गोलकीपर ऑफ द ईयर कौन नहीं। तो जो आपको पिक्चर में दिख रही है ये भारतीय विमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन है और गोलकीपर भी है। इनका नाम है सविता पुनिया। क्या नाम है? सविता पुनिया। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मेल कैटेगरी में आपसे पूछे
तो FIH की तरफ से मेल कैटेगरी में PR श्रीजेश, इनका नाम क्या है? PR श्रीजेश, ये इंडियन मेंस हॉकी टीम के गोलकीपर है। तो इन दोनों का नाम गोलकीपर ऑफ द ईयर में FIH की तरफ से आया है। और जो सविता पुनिया है, ये बिलोंग करती हैं हरियाणा से। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फैसिलिटी अभी हाल ही में कौन से NIT में खोला गया है? इसको NIT श्रीनगर में खोला गया है। कहां पर? NIT श्रीनगर। और इसको ग्रीनोवेटर इंक्यूबेशन फाउंडेशन के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर ग्रीन एनर्जीज के बारे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी जाएगी। ग्रीन एनर्जीज का मतलब समझते हैं ना, जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जीज होती हैं, जैसे कि सोलर पैनल, इसके अलावा विंड एनर्जीज हो गई, हिंदी में जिसको पवन चक्की बोलते हैं। तो धूप से जब आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो, जब आप हवा से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो, पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो, तो ये सब आपकी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बोले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा मतदाता जंक्शन नाम का एक अवेयरनेस प्रोग्राम हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मतदाता जंक्शन एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसको अगले 1 साल तक चलाया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फैसला लिया है कि ऑल इंडिया रेडियो में हर फ्राइडे को 15 मिनट का प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। इसके टोटल 52 एपिसोड्स लॉन्च किए जाएंगे और इसमें मतदान से जुड़ी हुई बातें बताई जाएंगी, लोगों को अवेयर करने का कार्य किया जाएगा। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसको? तो ये है पंकज त्रिपाठी। तो एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि पंकज त्रिपाठी अगले 1 साल तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस कैंपेन को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। ऑल इंडिया रेडियो में पंकज त्रिपाठी भी इन एपिसोड्स में आपको सुनने को मिलेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1950 में करी गई थी, 25 जनवरी के दिन, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। हमारे संविधान में आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन का प्रावधान है और इस टाइम पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है, गेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो गेल, जिसको बोलते हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं संदीप कुमार गुप्ता। इन्होंने सक्सीड किया है मनोज जैन को। किसको? मनोज जैन। तो अब मनोज जैन रिटायर हो गए हैं और इनकी जगह पर संदीप कुमार गुप्ता आ गए। गेल की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1984 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंतर्गत कार्य करती है। इस टाइम पे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय किसके पास है? इसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। ये अर्बन अफेयर्स मंत्रालय भी संभालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शस्त्र रामानुजन प्राइज 2022 से किसको सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किए जाएंगे युंग किंग टैंग। क्या नाम है? युंग किंग टैंग। तो इनको सम्मानित इसलिए किया जाएगा क्योंकि इन्होंने मैथमेटिक्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। युंग किंग टैंग जो है ये चाइना से बिलोंग करते हैं और शस्त्र रामानुजम प्राइज जो है ये शस्त्र एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसके द्वारा ये सम्मान दिया जाता है हर साल। शस्त्र जो यूनिवर्सिटी है ये तमिलनाडु के अंदर है और इसी के द्वारा ये प्राइज हर साल दिया जाता है 20 से 22 दिसंबर के बीच में। शस्त्र यूनिवर्सिटी की स्थापना साल 2005 में करी गई थी। तो इस बार दिसंबर के महीने में युंग किंग टैंग को सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर शस्त्र का फुल फॉर्म क्या है तो आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं सान मुदा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी। इसके साथ जो कैश प्राइज है ये $10,000 का दिया जाता है। कितना? $10,000 का कैश प्राइज। इस अवार्ड के लिए जो मानक है वो खास बात यह है कि ये अवार्ड 32 वर्ष के व्यक्तियों को या उससे कम उम्र के व्यक्तियों को ही दिया जाएगा जिन्होंने मैथ्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो। आरबीआई के द्वारा एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो आरबीआई ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो कि आरबीआई की सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम के रूप में कार्य करेगा। इसका नाम होगा दक्ष। क्या नाम है? दक्ष। दक्ष का मतलब होता है एफिशिएंट। ये जो एप्लीकेशन है ये बेसिकली वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 एक्ट के तहत 1935 में करी गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण
1 जनवरी 1949 में हुआ था। इसके गवर्नर हैं इस टाइम पे शक्तिकांत दास, जो 25वें गवर्नर है, और आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई। वायुसेना दिवस कौन से दिन हम लोगों ने मनाया? तो आज के दिन हम लोग इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में मनाते हैं हर साल। ऐसा इस वजह से कि 8 अक्टूबर 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना करी गई थी। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी कहाँ है? तो ये है हैदराबाद में। तो अगर देखा जाए 1932 में स्थापना करी गई थी, आज चल रहा है 2022, तो इस बार 90th एनिवर्सरी मना रहे हैं आज हम लोग इंडियन एयरफोर्स डे की। इस टाइम पे एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी हैं। कौन? वी आर चौधरी। पूरा नाम है विवेक राम चौधरी। चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी इनको आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को के द्वारा एक्सक्लूसिव इंडियन हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट की लिस्ट जारी करी गई है। कितने टेक्सटाइल क्राफ्ट हैं इसमें भारत के, जिनकी लिस्ट जारी करी गई है? देखिए, हिंदी में बोले तो भारत में ऐसे इतने कितने तरीके के कपड़े हैं जिनको यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में जगह दी है, हेरिटेज लिस्ट में? तो ऐसे 50 हैं भारत के कपड़े या कपड़ों के तरह हैं या टाइप्स हैं जिनको यूनेस्को ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। इसमें से कुछ मैंने आपके सामने रखे हुए हैं, जैसे कि वाराणसी का अवध जमदानी कपड़ा जो है, गोवा का कुंभी वीव्स है, ठीक है। तो ये जगह जगह के यूज होने वाले कपड़े हैं और उनके प्रकार हैं। आप समझ लो कि भारत में इतने तरीके के टेक्सटाइल क्राफ्ट्स हैं, तो जिसको यूनेस्को ने लिस्ट किया है, 50 तरीके के क्राफ्ट्स को लिस्ट किया है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, और यूनेस्को के इस टाइम पे सेक्रेटरी जनरल हैं एंड्रू अजूले। क्या नाम है? एंड्रू अजूले। अब मेरा आज का क्वेश्चन आपसे ये है कि आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि इन पांचों में से कौन सी ये मिसाइल है जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसका यूज किसी भी टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है? तो आपका समय शुरू होता है अब। पता है अगर आपको तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए मुझे। बाकी आप में से सभी स्टूडेंट जो कि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं आने वाले एग्जाम के लिए, 3 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है, तो जीएस जीके का फाउंडेशन बैच आप मेरा ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी प्लस में इस टाइम पे चल रहा है। कल से मैंने उसमें पॉलिटी भी स्टार्ट कर रही है, और साथ में पैरेलल क्लासेस सुबह 8 बजे भी अब चल रही हैं एंशियंट हिस्ट्री की। और इसके साथ में एक पैरेलल कोर्स और चल रहा है जो कि बिल्कुल नया कोर्स है। इसमें भी अभी 2 क्लास हुई हैं कल के दिन। करंट अफेयर का बैच है ये, जिसमें मैं पिछले साल नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक के सारे करंट अफेयर आपके कवर करूंगा एग्जाम से पहले पहले। डिस्काउंट कोड वरुण 777 है। आप इसको लगाते हैं तो आपको बेस्ट ऑफर आज का और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।